कल हमने उस वीडियो में अभिवृद्धि और विकास के अर्थ के बारे में जाना था। आज हम अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत की बात करेंगे। अभिवृद्धि और विकास के जो कुछ सिद्धांत हैं आप लोग देख पा रहे हैं, इनके एक डिटेल से बात करेंगे। इससे पहले देखिए, हमने पहले भी बात की है, आप निरंतर पढ़ते रहिए, निरंतरता बनाए रखें। कई बार हमारे मन में प्रश्न भी आते हैं जब हमारे साथी सफल होते हैं कि भाई ऐसा हम में क्या कमी रह गई या ऐसी हम में क्या कमी थी कि हम सफल नहीं हो पाए। कई बार देखिए एग्ज़ाम में रिज़ल्ट आता है तो हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि ये बच्चा कैसे सफल हो गया, इसका तो कभी सोचा ही नहीं था। या हमारे साथ इंस्टीट्यूट में पढ़ने आता था या हम पास पढ़ते थे, पड़ोस का बच्चा था, जब रिज़ल्ट आया तो उसका सिलेक्शन हुआ और हमारा नहीं हुआ। एक बार तो दुख भी होता है, फिर एक संवेग, मूल प्रवृत्ति मान लीजिए, संवेग कि हमारी जानने की जो इच्छा, मूल प्रवृत्ति या संवेग, मैकडूगल के अनुसार कहूँ आश्चर्य, जिज्ञासा। तो देखिए मूल प्रवृत्ति मान ली कहें या संवेग कहें, जो भी है, हमारे अंदर जानने की इच्छा रहती है, जिज्ञासा रहती है कि खैर ये बच्चा कैसे सफल हुआ। तो यहाँ देखिए मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं उस बच्चे की मेहनत है वो काम करती है। कई बार हम सोचते हैं कि ये बच्चा तो हमारे पीछे की बेंच पे बैठता था, इतने नंबर भी नहीं आते थे, पढ़ने में भी इतना होशियार नहीं था, और हम कंपैरिजन करते हैं, उसकी तुलना करते हैं कि 10वीं में, 12वीं में, बीए में, एमए में, बीएससी, एमएससी, एमकॉम जो भी आपके साथ पढ़ा है कि मेरे से ये इतना कमज़ोर था, देखो उसके इतने नंबर थे, फिर भी वो सफल हो गया, मैं नहीं हो पाया। इसका मेन जो कारण है वो ये होता है कि वो बच्चा रेगुलर, निरंतर पढ़ता है और हमें वो दिखाई नहीं देता। हम अक्सर ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या, कैसे सफल हुआ, क्या जुगाड़ लगाया था, कहीं से पेपर आया था, ये सारी फालतू की बातें हैं। उन चीज़ों पे ध्यान न देकर के आप निरंतर पढ़ाई करते रहिए। देखिए तो वो बच्चा जो है पीछे बैठने वाला है, हमारे आसपास बैठता था, हमारे जितने नंबर, आपके जितने नंबर भी वो नहीं ले के आ पा रहा था, जो भी कारण रहा हो, लेकिन उस बच्चे ने निरंतर तैयारी की है। आप लोग निरंतर तैयारी नहीं कर पाए। जो बच्चे बार बार कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं, पढ़ रहे हैं, वो अच्छे से पढ़ें। आप पहली ही बार में सफलता को प्राप्त कर लोगे। बार बार पढ़ने से क्या फ़ायदा, एक बार पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और सफल हों। तो ये मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को बताना चाहता था कि वो बच्चा निरंतर पढ़ता है, निरंतर पढ़ने के कारण ही उसका ऐसा रिजल्ट आता है। वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती, सारी चीज़ें प्रत्यक्ष दिखाई थोड़ी देती है, तो इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देता, बल्कि उसके निरंतरता का ही परिणाम है, वो उसे मिलता है। आप भी निरंतर जुड़े रहिए, निरंतर पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। आइए तो हम अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत की बात करते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। जैसा कि हम बात अभी कर रहे थे, निरंतर पढ़ोगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। निरंतरता का सिद्धांत कहता है अभिवृद्धि और विकास का कि विकास निरंतर होता है, विकास निरंतर होता है, यानी विकास का किसी भी अवस्था का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, शिशुअवस्था में विकास तेज गति से होता है, बाल्यावस्था में विकास रुक सा जाता है या अभिवृद्धि रुक सी जाती है, और किशोरावस्था में पुनः तेज गति से होती है। अभिवृद्धि के बारे में हम जानते हैं, विकास। लेकिन ये निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है, विकास जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। विकास का किसी भी अवस्था का प्रभाव विकास के ऊपर नहीं पड़ता। विकास एक सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसी का नाम है निरंतरता का सिद्धांत। यानी विकास निरंतर चलता रहता है। विकास तभी रुकेगा जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो यानी जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक। समान प्रतिमान का सिद्धांत, देखिए समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है कि जो जीव जंतु जिस जाति वर्ग का है, विकास भी उस जीव जंतु का उसी के प्रकार होता है। मनुष्य का बच्चा मनुष्य की तरह, बिल्ली का बच्चा बिल्ली की तरह अभिवृद्धि और विकास को प्राप्त करता है। यानी जो जीव जंतु जिस जाति वर्ग से हैं, विकास या अभिवृद्धि और विकास भी उसी प्रकार से होता है। मनुष्य का बच्चा मनुष्य की तरह विकास को प्राप्त करेगा, और बिल्ली का बच्चा या कुत्ते का बच्चा बिल्ली या कुत्ते की तरह ही विकास को प्राप्त करेगा।
एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि जब कोई बच्चा किसी भी वस्तु को, चाहे मान लीजिए छोटा बच्चा है, वो बच्चा चलना सीखेगा तो पहले चलना नहीं सीख पाएगा, सीधा ही चलना थोड़ी सीख पाएगा। मान लीजिए कोई बच्चा है अंगूठा चूसना शुरू करता है तो वो सीधा ही अंगूठा चूसना शुरू नहीं कर पाता है, वो पहले पूरे अंग को काम में लेगा, यानी पूरे हाथ को, फिर धीरे धीरे अंगुलियों को, फिर अंगूठे तक अपना नियंत्रण स्थापित कर पाएगा। तो यानी वो अंगूठे में उसने एकीकरण कैसे स्थापित किया, पहले पूरे अंग को काम में लिया, फिर धीरे धीरे है वो अंगूठे पर नियंत्रण स्थापित कर पाया। तो यही एकीकरण का सिद्धांत है, वो कहता है कोई बच्चा चलना सीख रहा है तो पहले पूरे शरीर को काम में लेगा, चारपाई मान लीजिए, कुर्सी मान लीजिए, उसको पकड़ के खड़ा होगा, फिर धीरे धीरे चलेगा, यानी अंग पे नियंत्रण स्थापित कैसे करेगा, एकीकरण स्थापित करेगा, यही एकीकरण का सिद्धांत कहता है। अगला सिद्धांत है विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, यानी विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की भविष्यवाणी कैसे करेंगे, जो बच्चा जिस प्रकार से अभिवृद्धि और विकास को प्राप्त कर रहा है उसकी क्रियाओं को देखते हुए भविष्यवाणी की जा सकती है। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि एक्स किरणों के द्वारा उसके अंगुलियों की जो भी हड्डियां हैं, मान लीजिए मांसपेशियां हैं, उनका हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे बढ़ेंगी, आकार उनका क्या होगा। दूसरा मैं एग्जांपल दूं तो बच्चा जिस प्रकार से विकास को प्राप्त कर रहा है, जिस प्रकार से वो रुचि ले रहा है, जिस प्रकार की उसकी क्षमता है, योग्यता है, उसके आधार पे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में बच्चा कैसे विकास को प्राप्त करेगा। तो ये विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत कहता है। अगला सिद्धांत है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। देखिए ये सिद्धांत ये कहता है कि अभिवृद्धि और विकास एक जैसे नहीं होते। सभी बालक और बालिका विकास को एक साथ प्राप्त नहीं करते हैं। मान लीजिए दो बच्चे हैं, एक लड़की है एक लड़का है, दोनों का विकास अलग अलग होगा। ये इस सिद्धांत का मानना है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत का, कि वो दोनों बालक और बालिका विकास को अलग अलग प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम अभी पिछले वीडियो में हमने जाना था कि बालक है उसकी जो लंबाई है वो उत्तर किशोरावस्था तक बढ़ती है, जबकि बालिका है उसकी लंबाई पूर्व किशोरावस्था या 16 वर्ष तक लगभग लंबाई को लड़की प्राप्त कर लेती है। तो अंतर हुआ ना, यही बात करता है व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी विभिन्नता हुई या नहीं हुई, बालक और बालिका के विकास में विभिन्नता होती है। चाहे वो एक ही माँ की संतान हो, एक ही पिता की संतान हो, दोनों बहन भाई हो, उनके विकास में अंतर होता है, ऐसा मानना है व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत का। अगला सिद्धांत की बात करें तो विकास की दिशा का सिद्धांत, बहुत ही अच्छा सिद्धांत है, इम्पोर्टेंट भी है। देखिए विकास की दिशा का सिद्धांत कहता है विकास एक निश्चित दिशा में होता है, सिर से पैर की ओर। यानी विकास एक निश्चित दिशा में होता है, सिर से पैर की तरफ विकास होता है। पहले सिर से मान लीजिए गर्दन, धड़, पैर, अंत में पैरों के नाखून। तो मैं क्या कहूँ आपसे कि विकास की एक दिशा होती है, विकास एक निश्चित दिशा में ही होता है, ये मानना है विकास की दिशा के सिद्धांत के। यानी सिर से पैर की तरफ विकास होता है। विभिन्न अवस्थाओं में गति का सिद्धांत, विभिन्न अवस्थाओं में गति का सिद्धांत कहता है कि विकास अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार से होता है, या विकास की गति अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होती है। जैसे शेषावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास तेज गति से होता है, या यूँ कहें शेषावस्था में विकास तेज गति से होता है। बाल्यावस्था में विकास रुक सा जाता है या अभिवृद्धि रुक सी जाती है, और किशोरावस्था में विकास पुनः तेज गति से होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि शेषावस्था और किशोरावस्था में विकास तेज गति से होता है,
और बाल्यावस्था में वो स्थिर सा हो जाता है। तो विभिन्न अवस्था में देखिए, अलग अलग अवस्थाओं में विकास की गति अलग अलग होती है। यह है इस सिद्धांत का मानना है, विभिन्न अवस्थाओं में गति का सिद्धांत, यानी अलग अलग अवस्था में अलग अलग गति करते हुए विकास है वो प्राप्त होता है, अलग अलग होता है। वंशानुक्रम व वातावरण का सिद्धांत देखिए, वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का ही प्रभाव विकास में होता है। वंशानुक्रम को वंश परंपरा के नाम से जाना जाता है। परिवार के सदस्यों के जो गुण संतानों में आते हैं उसे वंश परंपरा या वंशानुक्रम कहा जाता है। और वातावरण से जो गुण अर्जित करता है बालक, उसे वातावरण के द्वारा अर्जित गुण कहे जाते हैं। तो विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही योगदान होता है। कुछ विकास वंशानुक्रम के द्वारा, कुछ वातावरण के द्वारा। यानी मैं ये कहूँ, वंशानुक्रम और वातावरण का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास में वंशानुक्रम और वातावरण के दोनों के ही गुण देखने को मिलते हैं। ये है वंशानुक्रम व वातावरण का सिद्धांत। अगला हमारा सिद्धांत है प्रारंभिक वर्षों में तेज विकास का सिद्धांत। यानी प्रारंभिक वर्षों में विकास की गति है वो तेज होती है। सीधी सी बात करें तो किशोरावस्था में जो बालक का विकास है वह विकास तेज गति से होता है। तो ये थे हमारे अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत। अब हम बात करेंगे विकासात्मक सिद्धांत की, और विकासात्मक में सबसे पहला हम लेते हैं मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, जिसका प्रतिपादक है सिगमंड फ्राइड। तो हम बात करेंगे सिगमंड फ्राइड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की। देखिए, सिगमंड फ्राइड मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में काम प्रवृत्ति की बात करते हैं, या मैं कहूँ कि सिगमंड फ्राइड ने काम प्रवृत्ति की भावना को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना है। और उनका मानना है कि हर एक अवस्था में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में काम प्रवृत्ति की भावना पाई जाती है। तो सिगमंड फ्राइड काम प्रवृत्ति की भावना को लेकर के और अपना मनोलैंगिक विकास का जो सिद्धांत देते हैं, उस सिद्धांत में सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में 5 अवस्थाएं बताई है। सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में 5 अवस्थाएं बताई हैं। सिगमंड फ्राइड की एक बहुत अच्छी परिभाषा है। वो मानते हैं कि शिशुअवस्था में भी बच्चे में काम प्रवृत्ति की भावना पाई जाती है, और उस काम प्रवृत्ति को वो माँ के स्तनपान करके संतुष्टि प्रदान करता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है वो सिगमंड फ्राइड ने जो दिया है, उसमें काम प्रवृत्ति को, भावनाओं को उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है, या हम कहें कि ऊपर रखा है। तो इसमें उन्होंने 5 अवस्थाएँ बताई है मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की। सबसे पहली अवस्था की मैं बात करूं तो मुख्य अवस्था। ये 5 अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्य अवस्था जो जन्म से 1 वर्ष या मैं कहूं 1 वर्ष तक। दूसरी जो अवस्था है वो है गुदी अवस्था। ये है 2 से 3 वर्ष। तीसरी जो अवस्था है वो है लैंगिक अवस्था। और ये जो लैंगिक अवस्था है ये है 3 से 6 वर्ष तक। चौथी जो अवस्था है वो है अदृश्य अवस्था। और ये जो अदृश्य अवस्था है वो है 6 से 12 वर्ष तक। 5वीं जो अवस्था है वो जननेंद्रिय अवस्था या जननात्मकता भी कह सकते हैं। यह है 12 वर्ष के बाद। ये मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में सिगमंड फ्राइड ने 5 अवस्थाएं बताई है।
सबसे पहले अवस्था की हम बात करें तो मुख्य अवस्था, इसमें सिगमंड फ्राइड का मानना है कि ये लगभग 1 वर्ष तक चलती है और इसमें बालक का जो केंद्र बिंदु है वो मुख की ओर होता है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सिगमंड फ्राइड जैसा कि हम बात कर रहे थे काम प्रवृत्ति की भावना की बात करते हैं, काम शक्ति की भावना की बात करते हैं और इस अवस्था में बालक का केंद्र बिंदु है वो मुख होता है। उसके बाद 2 या 3 वर्ष में ये काम प्रवृत्ति की भावना गुदा की ओर स्थानांतरित हो जाती है और 2 से 3 वर्ष में गुदीय अवस्था इसे कहा जाता है। तीसरी जो अवस्था है लैंगिक अवस्था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए सिगमंड फ्राइड 2 ग्रंथियों की बात करते हैं, एक है ओडिप्स, दूसरी है इलेक्ट्रा। ये जो ओडिप्स ग्रंथि है ये बालकों में और ये जो इलेक्ट्रा ग्रंथि है ये बालिकाओं में। पाई जाती है। थोड़ा ध्यान से सुने। लैंगिक अवस्था 3 से 6 वर्ष है। इसमें सिगमंड फ्राइड 2 ग्रंथियों की बात करते हैं, एक ओडिप्स, दूसरी है इलेक्ट्रा। ओडिप्स ग्रंथि लड़कों में पाई जाती है या बालकों में पाई जाती है, इलेक्ट्रा ग्रंथि बालिकाओं में पाई जाती है। ओडिप्स ग्रंथि के कारण लड़का या बालक अपनी माता से अधिक प्रेम करता है, जबकि इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण बालिकाएं अपने पिता से अधिक प्रेम करते हैं। और सिगमंड फ्राइड का ये मानना है कि इन ग्रंथियों का पूर्ण विकास किशोरावस्था में होता है और किशोरावस्था में पूर्ण विकास होने के कारण इन्हीं के कारण विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण की जो भावना है वो पाई जाती है। तो इस अवस्था को इन्होंने नाम दिया लैंगिक अवस्था। अगली अवस्था की बात करें तो हम अदृश्य अवस्था 6 से 12 वर्ष तक। इसमें सिगमंड फ्राइड का मानना है कि जो काम प्रवृत्ति की जो भावना है वो अदृश्य होती है, दिखाई नहीं देती। नाम से स्पष्ट है अदृश्य होती है, इसलिए इसका नाम रखा गया अदृश्य अवस्था। दूसरी भाषा में या साधारण शब्दों में मैं बात करूं तो अदृश्य अवस्था का मतलब है जननात्मकता या शरीर के कुछ अंग इस अवस्था में इतनी तेज गति से बढ़ते हैं कि वो दिखाई नहीं देते। 6 से 12 वर्ष में शरीर के कुछ अंग इस प्रकार या इतनी तेज गति से बढ़ते हैं कि वो दिखाई नहीं देते। लेकिन सिगमंड फ्राइड के अनुसार सीधी सी बात करें हम तो काम प्रवृत्ति की भावना है वो शरीर के किसी भी अंग में या मैं बात करूँ शरीर में वो दिखाई नहीं देती, इसलिए इसको अदृश्य अवस्था कहा गया 6 से 12 वर्ष। और जननात्मक अवस्था या जननेंद्रिय अवस्था, इसका मतलब ये है कि 12 वर्ष के बाद किशोरावस्था में 12 वर्ष के बाद बालक में प्रजनन क्षमता जननात्मकता विकसित हो जाती है। तो ये सिगमंड फ्राइड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत था, जिसमें उन्होंने अपने इस सिद्धांत को 5 अवस्थाओं में बांटा है। नंबर 1 मुख्य अवस्था, नंबर 2 गुदीय अवस्था, नंबर 3 लैंगिक अवस्था, नंबर 4 अदृश्य अवस्था, नंबर 5 जननात्मक अवस्था या जननेंद्रिय अवस्था। इन अवस्थाओं को ध्यान में रखें और ये कितने से कितने वर्ष तक है ये ध्यान में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। वो समय दूर नहीं जब मनोविज्ञान में कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन दिन प्रतिदिन इतना बढ़ता जा रहा है कि एक समय हुआ करता था जब मनोविज्ञान में बहुत ही साधारण प्रश्न, ऊपर के प्रश्न पूछे जाते थे। आज समय अलग है, मनोविज्ञान
का जो पैटर्न है, परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट होते जा रहे हैं। एक समय आगे आने वाला है वो, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, पद कम आ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है। कंपटीशन बढ़ेगा तो कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न भी पूछे जाएंगे। और आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनमें इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं कि मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में सिगमंड फ्राइड ने इनमें से कौन सी अवस्था नहीं बताई। तो जब तक हमारी ये पांचों अवस्थाएं ध्यान में नहीं होंगी, जब तक ये हमारे पूरे इनके बांटने के जो वर्ष हैं वो याद नहीं होंगे, तब तक प्रश्न हल होने वाला है नहीं। मान लीजिए इनमें से असत्य हैं, प्रश्न की प्रकृति कैसे भी हो सकती है, इनमें से असत्य हैं और वो डाल दे मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के अनुसार मुख्य अवस्था जन्म से 1 वर्ष, गुदी अवस्था 4 से 6 वर्ष, लैंगिक अवस्था 3 से 6 वर्ष और आदर्श अवस्था 6 से 12 वर्ष। तो अब असत्य है क्या, उसके बारे में हम तभी जान पाएंगे जब हमने उसको अच्छे से पढ़ा है।